और चैप्टर 7 है डायरेक्टिंग का, और 8th लेक्चर में हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑथोरिटी रिलेशनशिप होती है, रूल्स रेगुलेशंस होती है, उससे रिलेटेड जो भी बैरियर्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा डालते हैं उनको देखेंगे। तो कुछ इनके टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के टाइप्स। तो सबसे पहला है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इट में रिजल्ट इन बैरियर्स। तो अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है कि वो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर लोग जो है वो चीज़ें छुपाते हैं, बातें छुपाते हैं, लास्ट मोमेंट पे डिसीजन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, तो उस केस में कम्युनिकेशन में आपके बैरियर्स हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज यानी कि हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन जो है वो सेंट्रली टॉप मैनेजमेंट लेती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि सारे डिसीजंस जो हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, तो उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, और नीचे लेवल पे जो हैं, टॉप लेवल के अलावा जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे हैं, उनको उन डिसीजंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, उनको पता नहीं रहता कि टॉप लेवल पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पर फ्री कम्युनिकेशन नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर ऐसी है जहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के कारण कम्युनिकेशन में बैरियर्स हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिजिड रूल्स रेगुलेशंस में ऑल्सो क्रिएट बैरियर्स एज फॉलोइंग रूल्स में लीड टू रेड टेपिज्म, डिले ऑफ एक्शन एंड डिले इन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सख्त नियम है, रिजिड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो उसके कारण भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप रूल्स को बिल्कुल रिजिड तरीके से फॉलो करें, बिल्कुल सख्त तरीके से, उसमें थोड़ा सा भी आप फेरबदल नहीं करें, तो इसमें रेड टेपिज्म हो जाता है। रेड टेपिज्म यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हो जाता है। यानी कि कितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी रिक्वायरमेंट क्यों ना हो, आप रूल के हिसाब से ही चलेंगे, आप रूल को थोड़ा सा भी बाईपास नहीं करेंगे। जैसे कि मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, जो पेपर वर्क, जो रूल्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए हैं, अर्जेंसी को साइड में रख के वो उन रूल्स को फॉलो करके ही वो काम करते हैं। तभी जाके काफ़ी कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी दिन लग जाते हैं। मान लो कि एक सड़क टूटी हुई है, सड़क नहीं, मान लो एक सड़क के बीच में एक ब्रिज है और ये ब्रिज टूट जाता है, और इसके कारण इसका कम्युनिकेशन जो है सड़क का वो खत्म हो गया, तो लोगों को घूम के दूसरी तरफ से जाना पड़ रहा है। पर क्योंकि सड़क बनाने का काम जो है, ये ब्रिज बनाने का काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेगी, तो वो फट से डिसीजन नहीं ले सकती। उसको जो भी पेपर वर्क, जैसे भी नियम कानून करना है, वो उसको करने के बाद ही ब्रिज बनाने के काम को पूरा करेगी, चाहे इसमें सालों क्यों न लग जाए। तो इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म बहुत समय हो जाता है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड रूल्स रेगुलेशंस हैं, और उसके कारण डिले ऑफ एक्शन होता है और डिले इन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत स्लो मूव करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में फाइल्स जो हैं वो बहुत स्लो मूव करती हैं। तो यहाँ पर ये जो स्लो मूवमेंट है ये भी एक बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्टेटस डिफरेंस। तो बहुत हाई लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, और लोअर लेवल पे जो लोग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टेटस डिफरेंस हो जाता है। और इसके कारण, ये जो स्टेटस का डिफरेंस है, इसके कारण ये लोग फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ओके, चौथा पॉइंट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब इंफॉर्मेशन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल से होकर गुजरती है। मान लो ये डिपार्टमेंट, उसका एक सब डिपार्टमेंट, उसका भी एक छोटा डिपार्टमेंट, उसके बाद इंफॉर्मेशन वैसे फ्लो कर रही है, तो उससे क्या होगा आप जानते हैं, जब एक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लोगों से गुजरती है या बहुत ज़्यादा लेवल से गुजरती है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट होने लगता है। यानी कि यहाँ से तिल निकला था और यहाँ पर ताड़ बन जाता है। ठीक है, तिल का ताड़ हो जाता है। तो वही चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियली सारे लेवल्स को पार करके डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग हो जाती है, और इन्फॉर्मेशन जैसा चला था ओरिजिनेशन से डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, वाइल गिविंग द फीडबैक द सबऑर्डिनेट्स फिल्टर ऑल देयर नेगेटिव पॉइंट्स एंड हाईलाइट ओनली पॉजिटिव साइड।
तो अगर कोई मैनेजर कोई पॉलिसी का फीडबैक मांग रहा है सबॉर्डिनेट से, तो वो क्या करता है कि जनरली अपने सुपीरियर को गुस्सा नहीं करना चाहता, उसको खुश रखना चाहता है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव साइड ही बताता है, उस पॉलिसी का नेगेटिव पॉइंट्स को छुपा लेता है या बताने से रह जाता है। ओके, अब पांचवा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, फ्री और इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जारी रखने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ आपको देनी पड़ेंगी, जैसे कि सोशल गेट टुगेदर्स करना पड़ेगा, कंप्लेंट बॉक्स की फैसिलिटी, टास्क फोर्स की फैसिलिटी एसेट्रा, ये सब चीज़ें रखनी होंगी। अगर ये सब चीज़ें आप न रखें तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दरारें आ सकती हैं, बैरियर्स आ सकते हैं, ठीक है, बाधाएँ आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक चार्ट दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके नोट्स बनाने में ये काम आएगा। ओके, अब चौथा पॉइंट जो है बैरियर्स का वो है पर्सनल बैरियर्स। इसको देखते हैं क्या है। सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में इन्फ्लुएंस फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से अलग भी जो बंदा इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, यानी कि जिन दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, उनके पर्सनल फैक्टर से भी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में बाधा पड़ सकती है। वो कैसे? पहला पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट। तो कोई सुपीरियर ऐसा है जिसको अपने सबॉर्डिनेट में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो अगर सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं है तो वो अपने सबॉर्डिनेट की बात पर, उनके एडवाइस पर, उनके ओपिनियन पर, उनके सजेशंस पर कभी अटेंशन पे नहीं करेंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो सबॉर्डिनेट कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका सुपीरियर जो है वो सुनना नहीं चाह रहा है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपके क्लास में एक बच्चा है जो कि हमेशा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बिलो एवरेज है पढ़ाई में, लास्ट बेंच में बैठता है, और टीचर जो है वो जानता है कि ये बच्चा जो है पढ़ाई में बिल्कुल खत्म है, बर्बाद है। लेकिन वही बच्चा मान लो कि क्लास में साफ सफाई कैसी रखी जाए या क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए, उसके रिलेटेड एक अच्छा सजेशन अपने टीचर को दे रहा है, पर क्योंकि टीचर के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि अरे यार ये बंदा तो किसी काम का ही नहीं है, हो सकता है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर हो पर दूसरी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है, लेकिन टीचर के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि वो बंदा किसी काम का नहीं है, इसलिए उसकी बात को वो ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, उसकी बात को वो थोड़ा सा भी भाव नहीं दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अब मान लो कि मैं ये लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम इसको सुन रहे हो, इसके पीछे मेरा भी कुछ इंसेंटिव है, ठीक है, और तुम्हारा भी कुछ इंसेंटिव है। इंसेंटिव कैसे? तुम जो ये लेक्चर सुन रहे हो उससे तुम्हारे दिमाग में जो बातें क्लियर नहीं है, जो चीज़ें क्लियर नहीं है, वो क्लियर होती जा रही है। अगर किसी कम्युनिकेशन के बीच में इंसेंटिव नहीं होगा, मान लो कि मैं तुमसे कुछ भी बकवास किए जा रहा हूँ, ना तुमको उसमें कोई इंटरेस्ट है ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, बस टाइम पास नहीं हो रहा, बकवास किए जा रहा हूँ, तो इस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं होगा। मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो तुम तक पहुंचेगा भी नहीं ठीक से, क्योंकि ना ही मुझे इसमें कोई फायदा है, ना इंसेंटिव है, और ना ही तुम्हें इसमें कोई इंसेंटिव है। तो जो कम्युनिकेशन हो रही है, अगर उसमें सेंडर और रिसीवर को कोई इंसेंटिव या कोई अंदर में हिडन बेनिफिट नहीं छुपा हुआ रहे, तो फिर उस कम्युनिकेशन में कभी कभी बाधाएं पड़ सकती हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेशन ठीक से जो है तुम्हारा फ्लो नहीं करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो नहीं होता है। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ एक देखो, इफ देयर इज नो रिवॉर्ड गिवन फॉर गिविंग सम गुड सजेशन देन एम्प्लॉइज विल टेक नो इनिशिएटिव टू गिव गुड सजेशन। अब किसी मैनेजर ने अगर अपने एम्प्लॉइज से अच्छा सजेशन मांगा है लेकिन उसके लिए कोई रिवॉर्ड वगैरह नहीं दिया है, तो कोई भी एम्प्लॉय जो है वो सजेशन देने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सजेशन दें या ना दें हमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद करें, ऐसा सोचेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ ऑथोरिटी। समटाइम्स सुपीरियर कंसील एंड हाइड इन्फॉर्मेशन इफ दे फियर ऑफ लूजिंग देयर ऑथोरिटी ओवर सबॉर्डिनेट्स। अब क्या होता है कि मान लो एक मैनेजर है, इसके अंडर 5-6 लोग काम करते हैं, ठीक है, ये सबॉर्डिनेट्स हैं और ये सुपीरियर है। अब मैनेजर जो है वो अपनी टीम को किसी तरह चला रहा है, टीम में कुछ फ्लॉज भी हैं, काम जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो रहा है। अब ये मैनेजर जब इसी बात की रिपोर्टिंग कि इसका टीम कैसा चल रहा है जब अपने मैनेजमेंट को करता है, इसका भी टॉप लेवल पे जो मैनेजर है उसको जब रिपोर्टिंग करता है, तो वो सिर्फ अच्छी बातें ही इसको बताता है, हाँ, इस टॉप लेवल मैनेजर को, और जो मतलब जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं टीम में, वो बातें वो अपने हायर अथॉरिटी को नहीं बताता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि मैं जो हूँ वो इस टीम को संभालने के लायक नहीं हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है,
तो ये मैनेजर हो सकता है कि इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस बंदे से ले ले। ओके, तो फिर क्या होगा, इस बंदे की जो ऑथोरिटी है, वो जो रवाब जमाता है, वो जो ऑर्डर्स देता है उस पूरे टीम को, वो पावर इसकी चली जाएगी। तो ये पावर न जाए इस डर से वो क्या करता है कि कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेशन न करने की इच्छा। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने सुपीरियर्स के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा सुपीरियर से मेल जोल बढ़ाएंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे तो ये हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है। ओके, उनको ऐसा लगता है कि वो किसी कारण से सुपीरियर से ज़्यादा कम्युनिकेट करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, तो फिर ये लोग जो हैं वो सुपीरियर से उतना कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, और ये कारण है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर का। अब तो हमने बैरियर्स के बारे में पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन अगर आपको करनी है किसी के साथ तो आप उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। यानी कि अगर मान लो मुझे कोई मैसेज देना है, कुछ कम्युनिकेट करना है किसी बंदे के साथ, तो मुझे अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए ताकि मेरा ये जो कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये बिल्कुल इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। अब मेरे दिमाग में जो भी है, जो मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं, उसको पहले अपने दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि क्या मैं बताना चाहता हूं सामने वाले को, वो पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा। ओके, मान लो कि तुम्हारे टीचर ने तुमसे किसी सवाल का जवाब पूछा। अब अगर तुमको ही अपने दिमाग में उस सवाल का जवाब नहीं पता तो तुम अपने टीचर को और क्या बताओगे, है ना। तो उसलिए सबसे पहले अपने आप को क्लियर होना पड़ेगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद उस मैसेज को प्रॉपरली फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और उसको एनकोड करना पड़ेगा इन डायरेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज, यानी कि सीधे शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में उसको एनकोड करना पड़ेगा, ताकि रिसीवर जो है वो अच्छी तरीके से उसको समझ पाए बिना किसी कठिनाई के। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आप किसी से कोई बातचीत करते हैं या किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल सीधे सीधे साफ शब्दों में अपने मैसेज को बताइए, ताकि रिसीवर बड़ी आसानी से उसको समझ जाए। ठीक है, कठिन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कठिन शब्द आते हों और उसका आप शो ऑफ करना चाहते हो, पर ऐसा मत कीजिए। तब अगर आप ऐसा करेंगे हो सकता है रिसीवर को कुछ समझ में नहीं आएगा और वो लोक लाज के चलते आपसे दोबारा पूछेगा भी नहीं, वरना आप मन में सोचेंगे कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, एक बार बोलने से इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा क्लास में कभी कभी होता है, टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है और जो बच्चे बैठे हुए रहते हैं क्लासरूम में, उसमें कुछ लोग जो हैं, जब टीचर पूछता है कि बच्चों मैंने जो पढ़ाया वो तुमको समझ में आया, तो 2-3 लोग इसमें हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। अब पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, मान लो ये, इसको समझ में नहीं आया, लेकिन ये शर्म के मारे टीचर को बता ही नहीं पाता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बाकी क्लास वाले जो हैं वो समझेंगे कि ये कितना बेवकूफ़ है, टीचर ने इतना अच्छा से समझाया फिर भी इसको समझ में नहीं आया, इसका दिमाग जो है वो कमज़ोर है, ऐसा कुछ सोचेंगे बोल के ये बंदा उससे क्वेश्चन नहीं करता है। ओके, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए टीचर को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए, जैसे कि मैं अपने साइड से हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, वो बिल्कुल आसान और सीधे शब्दों में आपको समझाऊँ, ताकि आप बिना ज़्यादा डिफिकल्टी के उसको समझ पाएँ। ओके, ये तो हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। अब यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ सेंडर रिसीवर से कम्युनिकेट कर रहा है, वहाँ पर रिसीवर का जो इंटरेस्ट है उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, रिसीवर का इंटरेस्ट अगर नहीं होगा मैसेज को सुनने में, तो वो फिर मैसेज में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, अटेंशन नहीं देगा, और आप बोलते रह जाएंगे, वो आपकी बात अनसुनी करता रहेगा, उसको ध्यान से नहीं सुनेगा। अब जैसे मैं ये जो लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो काम की बातें हैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, इधर उधर की फालतू बातें यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं इस टॉपिक से साइड हटकर इधर उधर की फालतू बातें करने लगूँ आपके साथ, तो फिर आपका इस लेक्चर में से इंटरेस्ट निकल जाएगा और आप मैं जो कह रहा हूँगा उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर मुझे समझना होगा कि मेरे इस लेक्चर को जो सुन रहा है उसकी नीड्स क्या हैं, और उसी हिसाब से मुझे लेक्चर जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और एक चीज़ है जो सेंडर को ध्यान में रखनी है कि जो शब्द आप चुन रहे हैं, जो वर्ड्स आप चुन रहे हैं, वो रिसीवर के एडुकेशन लेवल के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे आप लोग क्लास 12 में अभी पढ़ रहे हो, आप लोग रिसीवर हो, मैं सेंडर हूँ, तो
मुझे वो वर्ड्स ही यूज़ करने हैं जो आपको समझ में आते हैं। अगर मैं बहुत हाई फाई वर्ड्स जो कि ग्रेजुएशन या उसके बाद आप सीखेंगे उनको यूज़ करूं अपना लेक्चर डिलीवर करते समय, तो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, फिर मेरा उन वर्ड्स को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तीसरा पॉइंट है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। तो कोई भी ऑर्डर या कोई भी इंस्ट्रक्शन को कम्युनिकेट करने से पहले ये एडवाइस किया जाता है कि आप औरों को कंसल्ट कर लें। यानी कि आप मान लीजिए किसी टीम के मेंबर हैं और टीम के आप कैप्टन हैं मान लो, और टीम में आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो और उस डिसीजन को सबको कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो उसको करने से पहले आप बाकी टीम मेंबर्स के साथ एक बार कंसल्ट कर लो। क्योंकि किसी भी एक टीम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो उस टीम का गोल जो है वो अचीव होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही आप हार्मनी के साथ, सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम कर सकेंगे। आपके काम करने के बीच में जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, तो टीम में अगर कोई प्लान्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं तो वो अगर सबको इन्वॉल्व करके डेवलप किया जाए तो हर कोई इस प्लान को एक्सेप्ट करके फुल कॉपरेशन के साथ काम करेगा। तो हमेशा जब आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो कोई भी छोटा मोटा डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले आप सब लोगों से सलाह मशवरा कर लो। ओके, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स। तो यहाँ पर देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, पर साउथ के कुछ लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते, वो लोग मुझसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं किसी साउथ इंडियन तमिल, तेलुगु वगैरह में भी लेक्चर्स बनाऊँ, कमेंट्स में लिखते हैं। लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज नहीं पता है। तो यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज ज़रूरी है। मैंने हिंदी क्यों चुना? क्योंकि मास मीडिया जो है इंडिया में, जो मैक्सिमम लोग हैं वो हिंदी लैंग्वेज समझते हैं, तो इसलिए मैंने प्रॉपर लैंग्वेज हिंदी चुनी है। टोन जो है वो मेरा, अभी मैं अगर पढ़ाऊँ आपको तो मुझे एक प्रॉपर टोन रखनी पड़ेगी। ना मैं हंस सकता हूँ, ना मैं यहाँ पर रो सकता हूँ, ना मैं यहाँ पर गुस्सा कर सकता हूँ। मुझे एक प्रॉपर टोन में आपको लेक्चर डिलीवर करना पड़ेगा ताकि आपको लगे कि सर जो है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कंटेंट्स ऑफ द मैसेज, यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अपने लेक्चर में जो भी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, उसको काफ़ी संभाल कर बोलना पड़ेगा। इधर उधर की फालतू बातें मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेंगी, तभी जाके मेरा ये जो कम्युनिकेशन है ये इफेक्टिव हो पाएगा। आप जो इसको सुन रहे हैं आपके लिए ये जो है फायदेमंद हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्ड्स, टोन, सिंबल यूज्ड इन द मैसेज मस्ट बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। ओके, द लैंग्वेज यूज्ड शुड नॉट ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द लिसनर। तो अभी मैं जो भी आपसे कह रहा हूं, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि लिसनर जो है, यानी कि आप जो है, आपके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है, पांचवा पॉइंट है प्रॉपर फीडबैक। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो तभी कंप्लीट होता है जब रिसीवर से प्रॉपर फीडबैक मिलता है सेंडर को कि रिसीवर ने मैसेज को अच्छी तरह से समझ लिया। ओके, तो फीडबैक से ही ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर रिसीवर से आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप ये श्योर नहीं हो पाओगे कि रिसीवर जो है वो आपका बात वो समझा कि नहीं समझा। ठीक है, इसीलिए टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय वो पूछते हैं कि सारी बातें जो मैंने समझाई वो आपको समझ में आई कि नहीं, वो बीच बीच में पूछते रहते हैं। ओके, वो इसलिए पूछते हैं ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि स्टूडेंट्स को वो जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स लोग जो है वो लोग समझ गए। ओके, और फीडबैक का और एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि फीडबैक से आप सजेशंस और क्रिटिसिज्म पा सकते हैं। यानी कि आपने कोई पॉलिसी निकाली और उसका आप फीडबैक ले रहे हैं, तो उसके साथ आपको कुछ सजेशंस भी मिल जाएंगे जिससे आप पॉलिसी में सुधार ला सकते हैं, और उस पॉलिसी में क्या क्या खामियां हैं उसका भी पता चल जाएगा उस पॉलिसी की अगर क्रिटिसिज्म होगी तो। ओके, छठा पॉइंट है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। तो कम्युनिकेशन जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं ना, वो सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं, अभी जो काम हो रहा है उसके लिए नहीं, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए भी हमको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी हमको अभी कम्युनिकेट करके रखना पड़ता है। ओके, सातवां पॉइंट, फॉलो अप कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, मान लो मैनेजर ने सबऑर्डिनेट्स को कोई इंस्ट्रक्शन दिया। अब इंस्ट्रक्शन देने के बाद अगर मैनेजर चुपचाप सब कुछ भूल के घर चला जाए और सब कुछ सबऑर्डिनेट पे छोड़ दे तो फिर चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगी। मैनेजर को कांस्टेंट फॉलो अप करते रहना पड़ेगा, हमेशा अपने सबऑर्डिनेट से पूछते रहना पड़ेगा कि जैसा मैंने बताया वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं तुमको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यानी कि फॉलो अप कम्युनिकेशन करते रहना पड़ेगा, अपने सबऑर्डिनेट से कॉन्टैक्ट बनाए रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर सबऑर्डिनेट को कोई कठिनाई
कठिनाई आ रही है, कोई हर्डल्स हैं तो वो चली जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस में अगर उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो भी जो है क्लियर हो जाएगी। ओके। 8वां पॉइंट है गुड लिसनर। अगर आप सेंडर हैं तो आपको रिसीवर के वर्ड्स को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि मान लो आपको मैसेज देना है, आपने अपना मैसेज अपने तरीके से दिया और वहां से चलते बने, ऐसा नहीं। मैसेज देने के दौरान रिसीवर के हाव भाव को भी समझना पड़ेगा, वो क्या कहना चाहता है उसको भी समझना पड़ेगा, वो आपका कम्युनिकेट किया हुआ मैसेज समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसका चेहरा देखते ही आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आपको सेंडर को गुड स्पीकर के साथ एक गुड लिसनर होना भी जरूरी है, तभी जाके आप समझ पाओगे कि रिसीवर जो है वो आपकी बातों को कितना समझ पाया है। ठीक है, क्योंकि पेशेंटली और अटेंटिवली अगर आप सुनते हैं, लिसन करते हैं, तो इससे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। 9वां पॉइंट है ओपन माइंड। तो कभी भी कुछ भी कम्युनिकेशन करते समय सेंडर और रिसीवर दोनों के माइंड्स जो है वो ओपन माइंड होने चाहिए। ओपन माइंड मतलब उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको विथहोल्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मान लो कि मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें शेयर कर रहा हूँ और उसमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बतानी चाहिए थी लेकिन मैंने बताई नहीं, उसको किसी कारण से छुपा लिया। ठीक है, उसमें हो सकता है कि छुपाने में मेरा कुछ फ़ायदा हो तो मैंने उसको छुपा लिया, आपको नहीं बताया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो ओपन माइंड से करो, सारी चीज़ें उसको खुल के बताओ। ठीक है, दे शुड नॉट रिएक्ट बिफोर रिसीविंग एंड लिसनिंग फुल मैसेज। अब लिसनर जो है उसको भी ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पूरे मैसेज को पहले अच्छे से सुनना है तब जाके कुछ बोलना है। पूरा मैसेज अच्छा से सुना नहीं और बीच में ही बोलने लगे हाँ सर समझ गए और बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेंडर को भी रिसीवर के नीड्स को, सब चीज़ों को ध्यान में रख के सारी बातें खुल के रिसीवर को बताना चाहिए और रिसीवर को भी अच्छे से सुनना चाहिए और फुल मैसेज सुनने के बाद ही अपना फीडबैक जो है वो देना चाहिए। 10वां पॉइंट है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। अब मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कुछ भी लुका छिपी नहीं होनी चाहिए। अब मान लो कि एक टीचर आपके क्लास में आते हैं और आके बोलते हैं कि कल मैं तुम लोगों का क्लास टेस्ट लूंगा। ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बताते कि कौन से चैप्टर से लेंगे, कितने मार्क्स का होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वो एक इनकम्प्लीट मैसेज, इनकम्प्लीट जो है कम्युनिकेशन होगा और उसके कारण स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि शायद सर चैप्टर 1 का टेस्ट लेंगे, कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि नहीं शायद चैप्टर 2 का लेंगे। तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वहाँ पर हो सकती है। तो मैसेज जो भी आप कन्वे कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखो कि मैसेज हर तरह से कंप्लीट हो, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन